और अब बात हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें सबसे पहले बात विपक्षी इंडिया गठबंधन की। क्या इंडिया गठबंधन में कुछ बड़ा होने वाला है? मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। क्या इस मीटिंग में गठबंधन से जुड़ी सारी तस्वीर साफ हो जाएगी? क्या विपक्ष के गठबंधन में कुछ नए दल जुड़ सकते हैं? आखिर पीएम चेहरे के सवाल पर बीजेपी विपक्ष पर क्यों वार कर रहा है? नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं। न दामन पर चींट, न खंजर पर दाग। तुम कत्ल करे हो कि करामत करे हो। बिहार में नीतीश कुमार की सियासत को कुछ इसी अंदाज में बयां किया जाता है। कभी किसी के साथ रहते हैं, फिर पलट जाते हैं, फिर दूसरे के साथ हो लेते हैं। साथी बदलने की इनकी अदा सियासी करामात से कम नहीं है। अब इंडिया गठबंधन को एकजुट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से इनकी क्या ख्वाहिश है, ये तो बस यही जानते हैं। लेकिन फिलहाल संन्यास वाली सियासत का राग अलाप रहे हैं। वो कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं। वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। नीतीश भले ही अपनी इच्छा नहीं जता रहे हो कि नीतीश अभी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी का ये भी दावा है कि लालू यादव की वजह से नीतीश का सपना चकनाचूर हो चुका है। तो तय हो गया कि घमंडिया अलायंस के जो नेता होंगे वो चेहरा होंगे राहुल गांधी। इसलिए अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उन सब का सपना चकनाचूर हो गया। तो दूर दूर तक नीतीश जी का नामो निशान नहीं है, तो सपना देखने में क्या लगा है? सपना देखते रहें, लेकिन दूर दूर तक दौड़ में कहीं भी नीतीश कुमार नहीं है। सुशील मोदी बार बार लालू यादव के राहुल से जुड़े दूल्हे वाले बयान का जिक्र कर रहे हैं। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया। शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले। क्या वाकई लालू के इस बयान से नीतीश के अरमानों को धक्का लगा है? बीजेपी के इन दावों में कितना दम है? आखिर इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा क्या वाकई राहुल गांधी होंगे? पूरे मुद्दे पर जेडीयू की तरफ से कुछ इस अंदाज में प्रतिक्रिया दी गई। तक नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री या संयोजक बनने का सवाल है। हम इसके संस्थापक हैं, वो हमारे लिए बड़ी चीज है। 2024 में हमारा गठबंधन जीते, ये हमारे लिए बड़ी चीज है। पद या प्रधानमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यताएं रखते हैं जो होनी चाहिए। इन सवालों के बीच इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। मुंबई में इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। मुंबई में अलग अलग जगह पर इंडिया गठबंधन का पोस्टर लगाया गया है। खबरों के मुताबिक मुंबई में होने वाली बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों का नाम फाइनल हो सकता है। इंडिया गठबंधन के लोगों का अनावरण किया जा सकता है। संयोजक के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एजेंडा और सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन में कुछ और नए दल शामिल हो सकते हैं? जो बैंगलोर में हुई थी उसमें तो यही था ना भाई, अगला जो बैठक होगी बॉम्बे में होगी और कुछ एजेंडों पे जो है वो बातचीत होगी। तो सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती, उसमें कहाँ कोई बात। इंडिया गठबंधन में अभी फिलहाल 26 दल हैं। वहीं एनडीए 38 दलों का कुनबा है। इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां कई हैं। चेहरे से लेकर मुद्दे सीट शेयरिंग तक अब तक कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन गठबंधन के नेताओं का कहना है कि स्थिति आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। मीटिंग को लेकर शिवसेना की तरफ से अहम जानकारी दी गई है। जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाइट होटल में, उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा और ये लोगों से, इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये इंडिया है, ये भारत है और हमारे ऊपर वार करना या घाव घालना बहुत महंगा पड़ेगा। यही प्रेरणा ये हमारा लोगों देगा।
उधर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एक तरफ इससे सियासी बवाल मच गया है तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य विवादास्पद बयानों वाली अलग तरह की सियासत को लेकर हाल के दिनों में लगातार निशाने पर रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब हिंदुओं के तीर्थों और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब सीधे हिंदू धर्म को ही टारगेट कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार हिंदू धर्म को ही धोखा बता दिया और ब्राह्मणवाद को समाज के हर दोष की जड़ बता दिया। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के बदलाव में फंसाने की इनकी एक साजिश है। सियासत में बयानों के तीर चलते रहे, आपसी वार पलटवार व्यक्तिगत नीतिगत ज्यादा रहे। धर्म और जाति की सियासत भी खूब चली है, लेकिन इसके धुरंधर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, क्योंकि एक जरा सी गलती हुई नहीं कि लेने के देने पड़ जाते हैं। अब हिंदू धर्म गुरुओं में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से बेहद नाराजगी है और उन्होंने ऐसी सियासत के खिलाफ शंखनाद कर दिया है। हमारे यहाँ गीता जी में स्पष्ट कहा गया कि सबके कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, तो उसमें ब्राह्मण ने कैसे बांट दिया? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद ओबीसी और एससी और सवर्ण के रूप में बांट रहे हैं, खुद ही बांट रहे हैं। जिस चीज को स्वयं कर रहे हैं उसको ब्राह्मणों पे और हिंदू धर्म पे वो करना, तो कहीं ना कहीं देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से मंत्री पद छोड़े हैं तब से मानसिक स्थिति खो चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है, मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूं, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है? आज का जो बयान है उनका, जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। उधर स्वामी प्रसाद के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए लिखा कि स्वामी प्रसाद के ऐसे बयान अखिलेश यादव के निर्देश पर ही दिए गए हैं। अपने जहरीले बयानों से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को बनाएंगे समाप्तवादी पार्टी। तो उधर एसपी से नाता तोड़ हाल में एनडीए में शामिल हुई एसपी ने पूछा, समाजवादी पार्टी को हिंदुओं से इतनी नफरत आखिर क्यों है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज की आस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत है। अभी 2022 चुनाव में यही ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी गहरी थी तो फिर परशुराम की मूर्ति क्यों लगाने चले गए थे? 3 पार्टियों में बारी बारी से भूमिका निभाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक खास तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहे। पिछड़ी जाति की मजबूत आवाज बनने का दावा करने वाले मौर्य का हिंदुत्व पर दिया विवादास्पद बयान कहीं पार्टी पर ही भारी न पड़ जाए, इसलिए एसपी प्रवक्ता ने स्वामी के बयान पर जल्द से जल्द डैमेज कंट्रोल करना ही बेहतर समझा। जबकि एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी खुद को हिंदू और सनातनी कहा। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। हम समाजवादी लोग हैं। हम सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी जातियों को मानने वाले लोग हैं और मुझे लगता है कि समाजवाद जहां होता है वहां जाति धर्म नहीं होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील ने उनके इस बयान को लोगों को बांटने और धर्म के नाम पर लड़वाने वाला बताते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना स्वामी प्रसाद मौर्य की एक आदत है। इसी को लेकर मैंने आज एक शिकायत दिल्ली पुलिस साइबर सेल के पास दी है
जिसमें मैंने आग्रह किया है कि इस विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को, जो अपनी इस तरह की स्टेटमेंट से हमारे देश की कानून व्यवस्था को खराब करना चाहता है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का केंद्र की सियासत क्या, यूपी की सियासत में भी अब वो रुतबा नहीं रह गया जो कभी हुआ करता था। क्या मौर्य अपने ऐसे विवादास्पद बयानों से फिर सुर्खियों में रहना चाहते हैं? क्या वो जातिगत समीकरणों के नए वोट बैंक की एक नई परिभाषा एसपी के लिए ही गांठ रहे हैं? या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सियासी जमीन तलाश नहीं पा रहे? लेकिन उनकी ऐसी विवादास्पद बयानबाजी की कोशिश कहीं उल्टी न पड़ जाए। टीम न्यूज नेशन। अब खास शो प्राइम मिनिस्टर में बात करेंगे पीएम मोदी की। 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में पीएम मोदी ने आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी। अब तक इस मेले के दौरान 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। पीएम ने एक बार फिर हिंदुस्तान को दुनिया में तीसरी इकोनॉमी बनाने का संकल्प दोहराया। देश के युवाओं को पीएम मोदी का तोहफा। 51,000 से ज्यादा युवाओं को मिला रोजगार का बड़ा तोहफा। हर हाथ को रोजगार का वादा होगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हजारों युवाओं के भविष्य का सपना साकार किया। मौका था 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले का। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ 51,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर बांटा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इस 8वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ज्यादातर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए, तो पीएम मोदी के संबोधन में इसकी झलक भी दिखी। उन्होंने युवाओं को देश की सेवा और रक्षा के लिए प्रेरित किया। इसका उत्तर क्या है? आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। इस रोजगार मेला कार्यक्रम से गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। शिक्षा के बाद अपने फील्ड में रोजगार पाना किसी भी युवा का सबसे अहम सपना होता है। इसी की बुनियाद पर टिकी होती है उसके भविष्य की मंजिल। रोजगार मेले में पीएम मोदी अभी के गौरवपूर्ण माहौल का जिक्र किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने चंद्रयान की कामयाबी से युवाओं के हौसले की तुलना की। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। देश में सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, मगर जनसंख्या विस्फोट के इस युग में नौकरी मिलना मुश्किल होता गया है। बेरोजगारी का दंश सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस माहौल में एक एक नौकरी बेहद मायने रखती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले की शुरुआत की और देश के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का टारगेट रखा। ये इतना कामयाब रहा कि इसके जरिए अब तक 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। पहला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को हुआ, जिसमें 75,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। दूसरा मेला 22 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ, जिसमें 71,000 से ज्यादा को नौकरी मिली। तीसरा मेला 20 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ, जिसमें 71,000 से ज्यादा को नौकरी दी गई। जबकि चौथा मेला 13 अप्रैल 2023 को लगा, जिसमें 71,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। पांचवा मेला 16 मई 2023 को हुआ, छठा 13 जून 2023 को और सातवां
22 जुलाई 2023 को आयोजित हुआ। इन तीनों में 70 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली, जबकि सोमवार को 28 अगस्त 2023 को आयोजित 8वें मेले में 51 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। पीएम ने एक बार फिर हिंदुस्तान को दुनिया में तीसरी इकोनॉमी बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि जब मैं गारंटी देता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से उसे निभाता हूं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। पीएम जानते हैं कि जब रोजगार मिलेगा तो युवा शक्ति का देश को आगे बढ़ाने में सकारात्मक इस्तेमाल होगा और अपराध तंत्र को जड़ें फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए 2022 में राष्ट्रीय रोजगार मेला शुरू करना पीएम की एक दूरदर्शी और जबरदस्त पहल थी। पीएम मोदी की ये पहल देश की सबसे बड़ी समस्या पर सीधा प्रहार है और देश के उज्जवल भविष्य का अहम औजार है। टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक।